तो केदारनाथ उपचुनाव की वोटिंग शांतिपूर्वक पूरी हो गई है। शाम 6 बजे तक करीब 59% मतदान हुआ है। सुबह वोटिंग की शुरुआत में मतदान की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही वोटिंग में भी तेजी आई है और लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए पहुंचे और अच्छा मतदान हुआ है। केदारनाथ सीट पर 25,197 पुरुष मतदाता जबकि 28,329 महिला वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। केदारनाथ उपचुनाव में कुल 58.9% मतदान हुआ है, जो कि उपचुनाव के मुताबिक अच्छा आंकड़ा माना जा रहा है। पूरी विधानसभा में 173 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए थे। वोटिंग के बाद अब 23 नवंबर को इंतजार सभी लोगों को है, जब ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और उपचुनाव का रिजल्ट सबके सामने होगा। आपको बता दें कि बीजेपी के आशा नौटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत के बीच सीधी टक्कर है। केदारनाथ उपचुनाव के रण में जमकर वोटिंग हुई है। आशा नौटियाल वर्सेस मनोज रावत। देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है। कांटे की टक्कर देखने को मिली। और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने पोलिंग बूथ सारी पर लाइन में लगकर वोट डाला। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने अपने पोलिंग बूथ प्राथमिक विद्यालय भड़ज में मतदान किया। वोटिंग के बाद दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत का दावा भी किया। तो हमारे साथ अनुपम त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि एडिटर हैं उत्तराखंड के। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अलग अलग बयानबाजी की। हमने देखा बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार भी अनुपम जी देखने को मिला है। तो आज के आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आज मतदान तो संपन्न हुआ, लेकिन रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? देखिए नलिनी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि केदारनाथ का पॉलिटिकल महत्व बहुत है। खासकर जब बद्रीनाथ सीट में जब उपचुनाव हुआ था कुछ महीने पहले, और वहां जिस तरीके से कांग्रेस सीट जीत गई थी, तो उससे एक बड़ा मैसेज देश भर में देने की कोशिश हुई। उसके बाद एक केदारनाथ दूसरी ऐसी सीट है जो कि एक हिंदू जो फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ये उसका एक मैसेज बहुत बड़ा जाता है। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि उस सीट को रिटेन करे, अपने पास रखे। और कांग्रेस अगर इस सीट पे बाजी मारती है जैसा उसका दावा है, तो बहुत एक इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और जो मैसेजिंग हो रही देश भर में वो बहुत अलग होगी। देखिए, जैसा अनुमान था कि इसमें वोटिंग कम हो सकती है, लेकिन ऐसा रहा नहीं। करीबन करीबन 59% यहाँ पोलिंग हुई है सीट पे। तो ज्यादा पोलिंग होने का मतलब ये भी हो सकता है कि रूलिंग पार्टी को थोड़ा इसका लाभ मिले, बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी की खास कोशिश ये थी कि जो प्रवासी हैं, ऐसे वोटर्स हैं जो रुद्रप्रयाग के हैं लेकिन वहां नहीं रहते, जो केदारनाथ के हैं लेकिन वहां नहीं रहते और दूसरे शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं, उनकी कोशिश ये थी पार्टी की कि उन सब वोटर्स को किसी तरीके से अपनी कंस्टिट्यूएंसी की ओर को लाए। पार्टी का ऐसा दावा भी है बीजेपी का कि वो काफी हद तक ऐसे वोटर्स वापस आए। तो एक मान के चल रही है कि हमारे लिए एक एज होगा, क्योंकि चुनाव में टक्कर बहुत घमासान थी दोनों ही पार्टियों के बीच में। मुद्दे अलग अलग थे तो सबके, क्योंकि सरकार के पास अपना काम गिनाने के लिए कुछ सरकार ने अपने काम गिनाए। खासकर जिस तरीके से इस साल यात्रा कुछ समय के लिए बाधित हुई, उसके बाद जो जिस तरीके से शुरू हुई और जो वहां पर रिलीफ ऑफ ये बहुत ही साख का सवाल ये बीजेपी के लिए चुनाव रहने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए। हमने खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी सुना, उन्होंने कैसे कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप लगाया था कि उनको तो शिवलिंग पत्थर लगता है। तो क्या हिंदुत्व ही इस बार का मेन मुद्दा रहा है चुनाव का? देखिए, मुद्दे तो लोकल रहे। जैसे मैंने कहा कि यात्रा एक बड़ा वहां मुद्दा रहा, क्योंकि यात्रा रुकी थी कुछ समय के लिए, लैंडस्लाइडिंग हुई, तो वो भी वहां एक मुद्दा रहा, जिसे कांग्रेस ने ये बताया बार बार अपनी सभाओं में कि सरकार का फेलियर है। जबकि सरकार ने इसे काउंटर किया कि ऐसा नहीं है, हमने बहुत जल्दी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की। तो वो एक मुद्दा रहा। और खास बात मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए, जब से पुष्कर सिंह धामी दूसरे टर्म में उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान अपने हाथ में ली है, ये 5वां बाई इलेक्शन है। पहला बाई इलेक्शन उनका था, खुद की सीट का था चंपावत में, दूसरा बागेश्वर में हुआ, इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। तीसरा बाई इलेक्शन बद्रीनाथ में था, वहां कांग्रेस जीती। चौथा हरिद्वार जिले में मैंगलोर था, वहां भी कांग्रेस जीती। अब 5वां इलेक्शन ये हो रहा है इस वक्त केदारनाथ में।
तो जाहिर है साख का चुनाव है, प्रतिष्ठा का चुनाव है। कोशिश दोनों पार्टियों की रही है आखिरी क्षण तक कि वोटर्स को अपने पाले में किया जाए। 23 तारीख को अब खुलासा होगा। फिलहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन ये सिर्फ एक उपचुनाव भर नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के लिए एक ऐसा चुनाव है जिसके नतीजे पर आने वाले दूसरे चुनाव और उनकी रणनीति टिकी हुई है। केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस ने खुद को साबित करने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। केदारनाथ चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब 23 नवंबर को केदारनाथ की जनता का फैसला देश के सामने आएगा। केदारनाथ सीट का रिजल्ट कोई आम उपचुनाव का रिजल्ट नहीं होगा। इस सीट पर जहां बीजेपी प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की साख का इम्तिहान है, वहीं विपक्ष के ऊपर अयोध्या बद्रीनाथ जीतने के बाद केदारनाथ से बीजेपी को जवाब देने का दबाव है। बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव सरकार होते हुए हार गई, इसलिए केदारनाथ उपचुनाव जीतने का भारी दबाव बीजेपी पर है। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष खुद इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए केदारनाथ में उतरे। वहीं बीजेपी केदारनाथ जीतकर यह साबित करना चाहेगी कि पहाड़ में पार्टी की पैठ मजबूत है, और फिर उसी आत्मविश्वास के साथ बीजेपी निकाय और पंचायत जीतने का प्रयास करेगी। केदारनाथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस के कई प्रोपेगेंडे करने के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस ने हार मान चुके हैं, वहां की जनता का नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, धामी जी पर विश्वास है कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का कायाकल्प किया तो मोदी जी ने किया। केदारनाथ के रिजल्ट पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस का आगे का प्लान भी टिका है। मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। ऐसे में केदारनाथ जीतकर कांग्रेस भी अपनी मजबूती का मैसेज देना चाहेगी, और इस एक सीट की जीत के सहारे कांग्रेस 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक एक माहौल बना सकती है। क्योंकि जिस तरह केदारनाथ में बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने का चुनाव है, वहीं पोजीशन 2027 में होगी। वहीं आने वाले दिन में पंचायत और निकाय में भी पार्टी को फायदा मिल सकता है। जहां जहां हमने संपर्क किया है अपने साथियों से, पोलिंग बूथ में हमारे जो कार्यकर्ता डटे हुए हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता वहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर पोलिंग बूथ से जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनका कहना है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ी जीत होगी। साफ है कि केदारनाथ का उपचुनाव इस बार कोई मामूली उपचुनाव नहीं है। इस चुनाव का रिजल्ट भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस की पोजीशन और रणनीति को तय करेगा, और रिजल्ट ये भी साफ कर देगा कि आने वाले चुनावों के लिए किसको कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पंचायतें 28 नवंबर के बाद प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी। तो उधर साल भर से प्रशासकों के हवाले निकायों में चुनाव की अधिसूचना भी जल्द जारी हो सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस अब केदारनाथ के बाद निकाय चुनाव पर फोकस करने में लगे हुए हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद राजनीतिक दलों का अब अगला फोकस निकाय चुनाव पर है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने गुरुवार को निकायों से जुड़े प्रदेश भर के अपने विधायकों, पदाधिकारियों की देहरादून में मीटिंग बुलाई है, जिसमें गुरुवार दिन भर जिलेवार निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। पहले निकाय चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 नगर निगम, 17 नगर पालिका और 21 नगर पंचायतों को जीतने में कामयाब रही थी। इस बार वो जीत के आंकड़े को और आगे ले जाना चाहती है। देखिए, निकाय चुनाव ड्यू है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के हर समय तैयार है। हाई कोर्ट का इंटरवेंशन है, तो मुझे लग रहा है अब जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, और दिसंबर में हम लोग चुनाव कराने की तैयारी में कल हम लोग बैठ रहे हैं, और उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो नगर निकाय हैं और स्थानीय चुनाव हैं, उनको प्रचंड बहुमत से जीते, उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बैठक को बुलाया गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे रिजल्ट दोबारा से उत्तराखंड में देगी। उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है।
जिसमें 11 तो नगर निगम है। कांग्रेस का भी कहना है कि उसकी भी तैयारियां पूरी हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से लगातार चुनाव टाल रही है। 1 साल पहले चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं कराया। इनको मालूम है कि ये चुनाव हार रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। अब चुनाव को टाले जा रहे हैं और अब कह रहे कि हम चुनाव दिसंबर तक कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में भी चुनाव कराएंगे। ये तो बात हुई निकाय चुनाव की, लेकिन निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले 27 नवंबर को प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी कि 27 नवंबर के बाद पंचायतें भी प्रशासकों के हवाले कर दी जाएंगी। निकाय चुनाव होने के तत्काल बाद सियासी दल एक बार फिर पंचायत चुनाव की तैयारियों में उतर जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अब गढ़वाल के लोगों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। देहरादून से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे एक्सप्रेस अब नजीबाबाद में भी रुकेगी, जहां नजीबाबाद में इसका हॉल्ट मंजूर कर लिया गया है। और इसके लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। बलूनी ने कहा कि मेरे लेटर के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही ये मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए मैं आभारी हूं। सांसद अनिल बलूनी ने ही इस हॉल्ट के लिए रेल मंत्री को लेटर लिखा था और उस लेटर के बाद अब रेल मंत्रालय की तरफ से नजीबाबाद हॉल्ट को मंजूर कर लिया गया है। इससे गढ़वाल के लोगों को बड़ा फायदा होगा और लखनऊ आना जाना और आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में उस वक्त भगदड़ मच गई जब भारी भीड़ को सेना और पुलिस काबू कर रही थी। इस दौरान सुरक्षा बलों को हल्की लाठियां भी भंजनी पड़ी। भगदड़ में कुछ युवकों को चोटें भी आई, इनका इलाज चल रहा है। इस दौरान भर्ती में शामिल होने आए युवक अपने बचाव में पहाड़ियों की तरफ भी भागे। प्रशासन ने अब भीड़ पर काबू पाने के लिए सेना, पुलिस, आईटीबीपी और एसएसबी को तैनात किया है। वहीं भर्ती में अलग अलग राज्यों के हजारों युवा हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन इन युवाओं के लिए मैदानी क्षेत्रों से पिथौरागढ़ पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे युवा बस की डिग्गी में सफर करने को मजबूर हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही ये वीडियो ये बता रहा है कि भर्ती में पहुंचना इन युवाओं के लिए कितना कठिन हो रहा है। किराए के नाम पर जहां युवाओं से मनमर्जी का किराया प्राइवेट टैक्सी संचालक ले रहे हैं, वहीं सरकारी बसों में लोग जानवरों की तरह ठूस कर सफर कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती पिथौरागढ़ पर भारी पड़ गई है। भर्ती में आए युवाओं के हुजूम ने सभी इंतजामों को नाकाफी साबित कर दिया है। हालात ये है कि स्कूल, हॉल, बसें, दर्जनों लंगर भी इन युवाओं के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। हजारों की तादाद में पहाड़ी सिटी में पहुंचे युवाओं के चलते सब कुछ ठप सा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में 12 से 27 नवंबर तक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है। शुरू में तो यहाँ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उत्तराखंड का रुख किया, सब कुछ पटरी से उतर गया। युवाओं की भारी भीड़ ने हल्द्वानी, टनकपुर और पिथौरागढ़ को जाम कर डाला। नतीजा ये रहा कि मैदान से पहाड़ पहुंचने के लिए सैकड़ों बसें भी नाकाफी साबित हुई। वहीं सेना में शामिल होने का सपना सजाए युवाओं को एक साथ कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां गाड़ियों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहीं सोने और खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मतलब पहली बात तो बस नहीं मिल रही। टनकपुर से आए, टनकपुर से कोई बस नहीं मिली। ट्रक में सीमेंट के ट्रक में गाड़ी में लोड होकर आए लड़के और रास्ते में पड़ी बहुत समस्या पड़ी। मतलब कि सर यहाँ 2-2 सुखबंदों को छोड़ रहा है, 2 बंदे 1 बंदे पकड़ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ग्राउंड की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर 200 बंदों को एक बाइक छोड़ रहा है और दूसरी बार इतना धूल उड़ रही है कि जो बंदे तो कंक्रीट है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टनकपुर आए थे, इसके बाद वहाँ से 2,000 रुपया किराया देकर यहाँ पर आए, 5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया। वहाँ से पैदल हम लोग आए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बहुत दिक्कत सर। यहाँ एकाएक आई हजारों की भीड़ ने प्रशासन के भी नाक में दम कर दिया। यही नहीं, सेना को भी युवाओं को कंट्रोल में रखने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। भर्ती स्थल पर मची भगदड़ के कारण कई युवाओं को चोटें भी आई हैं।
युवाओं के रहने के लिए प्रशासन ने 16 से ज्यादा स्कूल खाली करवाए हैं और यही नहीं, इनकी वापसी के लिए भी 100 से ज्यादा बसें भी बाहरी जिलों से मंगवाई गई हैं। जबकि खाने के लिए दर्जनों लंगर जगह जगह लगे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ का आलम इस कदर है कि ये सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। ये इनके रहने और खाने की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग जगह 18 जगह लंगर वगैरह लगवाए, 30 जगह विद्यालयों में रहने की व्यवस्थाएं कराई, बारात घरों में कराई। इसके अलावा जो रोडवेज और जो स्थानीय परिवहन है उसके माध्यम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था टनकपुर, हल्द्वानी और अन्य मैदानी क्षेत्रों से करवाई है। असल में इस हालात के लिए आयोजक भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जिन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि भर्ती में उत्तर प्रदेश के युवाओं की भीड़ इस कदर पहाड़ में उमड़ सकती है। ऐसे में हजारों युवाओं को कंट्रोल करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द तो साबित हो ही रहा है, साथ ही इनके लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना भी खासा मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल लगभग हर बस के आगे का है। किस तरीके से यहाँ पर युवा उमड़े हुए हैं, बसों में घुसना चाह रहे हैं, कोई शीशे के ऊपर से भी बसों में घुस रहे हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आने जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत भर्ती में आए हुए युवाओं को यहाँ पर हो रही है। तकरीबन 100 से अधिक बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन ये बसें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर निगम ने लाल बत्ती चौक के पास से अतिक्रमण हटाते हुए सब्जी की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि लाल बत्ती चौक के पास तो नगर निगम कार्रवाई कर रही है, लेकिन गोखले मार्ग में हुए अतिक्रमण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। मामले में नगर निगम का कहना है कि जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं उन्हें दूसरी जगह वेंडिंग जोन में दुकानें लगाने का विकल्प दिया जा रहा है। चंपावत में बापुरू में एक सेना का ट्रक पलट गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सेना का ट्रक एक कार को पास दे रहा था। ट्रक गहरी खाई में भी जा सकता था, लेकिन ये कार में अटक गया। ट्रक पलटने से हाईवे करीब 3 घंटे बंद रहा। हादसे की वजह ऑल वेदर रोड के किनारे पड़ा मलबा बताया जा रहा है। असल में टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक ऑल वेदर रोड जगह जगह मलबे से पटी हुई है। तो चंपावत में बापुरू में एक सेना का ट्रक पलट गया। जोशीमठ क्षेत्र में भालू का आतंक जारी है और वहीं पर एक भालू अचानक से परसारी के पास ओचा पर टीन के कनस्तर के अंदर फंस गया। भालू फंसने की खबर के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। भालू को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दून स्कूल की बाउंड्री में मजार मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अज्ञात ठेकेदार के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है और एसएसपी देहरादून अजय सिंह के मुताबिक इस मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। बता दें कि बाउंड्री के अंदर मजार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें एक मजार को तोड़ते हुए दिखाया गया था। में जो भी हमारी बीट सूचना के कांस्टेबल थे, जिनकी बीट क्षेत्र में पड़ता था बिंदाल चौकी के, उनके द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो वीडियो वायरल हो रहा था उसकी और किन परिस्थितियों में वहां पर धार्मिक स्ट्रक्चर का बनाया गया था, इन सभी को देखते हुए बीट सूचना के आधार पर कल चौकी इंचार्ज बिंदाल द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है अज्ञात ठेकेदार के विरुद्ध और इसमें विवेचना की जा रही। जो साक्ष्य आएंगे उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महिला से रेप के आरोपी जेल में बंद दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को आज भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट अब 27 नवंबर को मुकेश बोरा की जमानत पर सुनवाई करेगा और अब तक मुकेश बोरा जेल में ही रहेगा। और कोर्ट ने मुकेश बोरा के वकीलों को कहा है कि वो विपक्षियों को सभी दस्तावेज दें ताकि उसी दिन पूरे मामले पर सुनवाई हो सके। आपको बता दें, दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा पर दुग्ध संघ में काम करने वाली महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया 1 सितंबर 2024 को। इसी दौरान एक नाबालिग ने भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया मुकेश बोरा पर। वहीं निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मुकेश बोरा हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जहां से मुकेश बोरा को आज भी कोई राहत नहीं मिली।
रुद्रप्रयाग में पंच केदार में द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट आज सुबह बंद कर दिए गए। मदमहेश्वर धाम के कपाट सुबह शुभ मुहूर्त में विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और इस अवसर पर मंदिर को कई कुंतल फूलों से सजाया गया। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमहेश्वर की उत्सव डोली और देव निशान गाजे बाजे के साथ प्रथम पड़ाव गोंडार के लिए रवाना हो गए। कल 21 नवंबर को भगवान मदमहेश्वर की उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर में प्रवास करेगी और 22 नवंबर को गिरिया प्रवास करने के बाद 23 नवंबर को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान हो जाएगी। इसके बाद शीतकाल के 6 महीने श्रद्धालु ओंकारेश्वर मंदिर में मदमहेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। इस साल 18,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान मदमहेश्वर के दर्शन किए हैं।